Students, I am your business studies teacher Navdeep, and in this video we will cover capital market. Firstly, you should know the meaning of capital market. कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कल मनी मार्केट करवाई थी, तो मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर मनी की नीड है तो वो वहाँ से रेज़ की जाएगी, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट से रेज़ की जाएगी। कैपिटल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू फाइनेंस को रेज़ किया जा सकता है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब होता है। Now features of capital market. First feature is link between savers and investment opportunities. सेम वैसे ही जैसे मनी मार्केट सेवर्स के बीच में और जो डेफिसिट यूनिट्स थी उनके बीच में लिंक बनाती थी, वैसे ही कैपिटल मार्केट सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में लिंक बनाती है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो डेफिसिट यूनिट्स है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती थी और यहाँ पर लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए। डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर, एंड यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कमीशन एजेंट्स हो गए, कमीशन लेके जो काम करते हैं, ब्रोकर्स भी बोलते हैं उनको, अंडर राइटर्स हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है कैपिटल मार्केट। अगर हमें कोई प्रॉफिट होगा तभी तो हम अपना पैसा किसी को देंगे ना, कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए क्रिएट करती है, तो जिससे कि जो पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकरेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कैपिटल मार्केट है वो ऑपरेट करती है फ्रीली, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, फेयरली और फ्रीली वो ऑपरेट करती है, बट उसको ऑपरेट करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए वो फ्रीली वर्क करती है। जैसे इसमें कैपिटल मार्केट में हम शेयर स्टॉक्स के साथ डील करते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर डील की जाती हैं सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट क्या है वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। और जो सेबी है वो गवर्नमेंट की ही बॉडी है, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है वो। अब इन्होंने बोला है कि एन आइडल कैपिटल मार्केट इज़ वन। एक अच्छी कैपिटल मार्केट हम किसको बोलेंगे? जो फाइनेंस को अवेलेबल कराती है रीज़नेबल कॉस्ट पे, और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और जो मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो फेयर होते हैं। मतलब कोई घपला या फ्रॉड नहीं होता, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होती है, ईजिली इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन जहाँ पे रेडली अवेलेबल मिल जाती है, और जो कैपिटल होती है उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगाया जाता है। मतलब ये नहीं कि कंजप्शन करने के लिए उस पैसे को लिया जाता है, कहीं पर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए उस पैसे को लगाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी वर्ड से ही पता लग रहा है, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, ये इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है तो उसको अपनी बिल्डिंग को सेटअप करने के लिए या फिर उसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए पैसे की नीड है, तो वो क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को। तो जब कोई कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, नई सिक्योरिटीज़ को, तो उसको बोला जाता है कि वो प्राइमरी मार्केट में डील कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर तो देखो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में डील होती है। बट जैसे मान लो कि मैंने कंपनी से शेयर्स खरीद लिए,
तो मेरा और कंपनी का जो लिंक है ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा। बट मेरे पास जो शेयर्स हैं, अब उन शेयर्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं उस प्रॉफिट को गेन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास शेयर्स थे वो मैंने किसी और इन्वेस्टर को सेल कर दिया और उससे बदले में पैसा ले लिया। ठीक है, तो मैंने किसी और इन्वेस्टर को सेल कर दिए तो मैं उस इन्वेस्टर का तो कंपनी के साथ लिंक नहीं ना बना, उसने तो मेरे से खरीदे हैं। तो जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर लिंक होगा वो आता है सेकेंडरी मार्केट में, और जो मैंने उसको शेयर दिए वो शेयर सेकेंडरी थे। सेकेंडरी कैसे कि प्राइमरी तो वो तब थे ना जब कंपनी ने नए नए मुझे इशू किए थे, अब तो वो शेयर मैं दूसरी बार आगे किसी को बेच रही हूँ ना, दूसरी बार इशू कर रही हूँ किसी को, तो इसके लिए अब वो प्राइमरी नहीं रहे, अब वो सेकेंडरी हो गए। ओके, और एक और डिफरेंस होता है, जो प्राइमरी मार्केट होती है इसका कोई फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो यहाँ पे डील करते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील किया जाता है उनमें। ठीक है, और जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उनका एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, डेफिसिट यूनिट्स और सरप्लस यूनिट्स के बीच में लिंक होता है। जो कंपनीज होती है उनको पैसे की नीड होती है, वो होती है डेफिसिट यूनिट्स। जो इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो होती है सरप्लस यूनिट। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में सरप्लस यूनिट्स और सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही डील होती है। जैसे मेरे पास पैसा था तभी तो मैंने शेयर्स खरीदे थे ना, तो मैंने वो शेयर आगे किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया, उसके पास भी पैसा है वो तभी खरीद रहा है ना, तो मैं भी सरप्लस यूनिट वो भी सरप्लस यूनिट। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनका प्राइस डिसाइड किया जाता है जो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस होता है वो डिसाइड करती है कंपनी के मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी उसको इशू कर रही है। बट सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनका प्राइस डिसाइड किया जाता है स्टॉक मार्केट में जो भी डिमांड या सप्लाई चल रही है उन सिक्योरिटीज़ की। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस कितना फिक्स किया गया है। तो ये जो मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, इससे आप डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पर भी लिख सकते हो। और प्राइमरी मार्केट को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो वहाँ पे आप प्राइमरी मार्केट वाला पोर्शन लिख दो, अगर आपने सेकेंडरी मार्केट को डिफ़ाइन करना तो वहाँ पे आप सेकेंडरी मार्केट वाला सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। मतलब अगर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट मेथड है पब्लिक इशू थ्रो प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इशू थ्रो प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में भी ये वर्ड सुना था और इस पर कंप्लीट टॉपिक किया था। प्रोस्पेक्टस एक आप बोल सकते हो बुक होती है, बुकलेट होता है छोटा सा, उसमें कंपनी के बारे में सारा कुछ डिटेल दी जाएगी। कंपनी की हिस्ट्री कैसी थी, बैकग्राउंड कैसा था, रेपुटेशन बैक में कैसी थी, अभी कैसी है, कौन से उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर्स वो इशू कर रही है, पर शेयर कितने का है, वो प्रीमियम पे कर रही है या डिस्काउंट पे कर रही है, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। तो जो कंपनी है वो ये वाले प्रोस्पेक्टस तैयार करती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन तक पहुंचाती है। इन्वेस्टर्स, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। इन्वेस्टर्स उस प्रोस्पेक्टस को देख के पढ़ के उन्हें पता लग जाता है कि कंपनी के बारे में सारा कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रोस्पेक्टस के बेस पर अब वो डिसाइड करते हैं कि उनको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और ये जो प्रोस्पेक्टस होते हैं जर्नल पब्लिक तक पहुंचाए जाते हैं, कोई स्पेशल पर्सन्स नहीं होते इसमें। तो जर्नल पब्लिक में से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो इन शेयर्स को फिर परचेज कर लेते हैं। कई बार प्रोस्पेक्टस जर्नल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए
बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स की भी हेल्प ली जा सकती है। तो ये था पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इस तरीके से जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती हैं कंपनीज। सेकंड इज ऑफर फॉर सेल। इस मेथड में जो नई सिक्योरिटीज़ होती हैं वो जनरल पब्लिक को तो ऑफ़र की जाती हैं, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में था, बट वहाँ पर तो डायरेक्टली कंपनी कर रही थी अपने जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू और उनको शेयर्स इशू कर रही थी। बट ऑफ़र फॉर सेल में वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं करेगी सिक्योरिटीज़। यहाँ पर वो इंटरमीडियरी को हायर करती है, जिसको वो जो इंटरमीडियरी होता है वो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेता है और कंपनी को पैसे दे देता है उन सिक्योरिटीज़ के बदले में। और आगे उस अंडरराइटर का काम होता है कि उसने उन सिक्योरिटीज़ को आगे बेचना होता है, वो उसमें अपना प्रॉफिट का शेयर ऐड करके फिर बेच देता है। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि ये सेकेंडरी मार्केट, ये तो फिर पुरानी हो गई सिक्योरिटीज़, सेकेंड टाइम हो रही है ये सेल। सेकेंड टाइम नहीं हो रही, क्योंकि उन सिक्योरिटीज़ को वो अपने पास रखने के लिए उसने नहीं ख़रीदा था, उसने बेचा ही दूसरे के पास बेचने के लिए था। उसने तो सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम किया, सिक्योरिटीज़ को बिकवाने का काम किया। ठीक है। कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वैसे अगर वो खुद डायरेक्टली सेल करे तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। अब वो इन सारी फॉर्मेलिटीज़ से बच जाती है। थर्ड मेथड इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो सिक्योरिटीज़ है उनको जनरल पब्लिक के पास नहीं बेचा जाएगा। जो सिलेक्टेड से क्लाइंट होते हैं ना, कि जिनका पता है कि ये हमारी सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेंगे, ये हमारे रिलेटिव हो गए या कोई LIC GIC इस तरह से कोई कंपनी हो गई, ठीक है, प्राइवेट, तो इनको बेचे जाते हैं जो कंपनी के शेयर्स होते हैं। और ये भी क्या करेगा, इंटरमीडिएट एक फिक्स्ड प्राइस पे ले लेगा और आगे बेच देगा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? ऑफर फॉर सेल में तो पब्लिक को किया जाता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक को नहीं किया जाता। कुछ जो गिनी चुनी कंपनीज या गिने चुने क्लाइंट्स हैं उन तक ही सिर्फ सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। नाउ राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है? जो कंपनी अपने शेयर्स, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसने पहले अपने शेयर्स इशू कर रखे थे, उसके अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, बट अभी उसको और पैसे की नीड है, तो उसने और कुछ नई सिक्योरिटीज़ वो लेके आई और उसने वो नई सिक्योरिटीज़ अब क्या करेगी, पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको ऑफ़र करेगी कि तुम अगर ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। उसके बाद अगर कुछ बचता है या वो डिनाई कर देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन सिक्योरिटीज़ को लेने से, तब वो बाहर जो आउटसाइडर्स हैं उनको अपनी सिक्योरिटीज़ सेल कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ये कंपलसरी होता है कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाए उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने का। इसको बोलते हैं प्री एम्पटिव राइट या फिर राइट इशू। और सिक्योरिटीज़ कैसे दी जाएंगी, किस प्रोपोर्शन में दी जाएंगी? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एक प्रोपोर्शन होता है कि उनके पास जैसे 5:1 के रेशो में, कि अगर उनके पास 5 शेयर हैं तो उसके बदले में एक न्यू शेयर उनको और ऑफ़र किया जाएगा। फ्री में नहीं दिया जाता ये, बट ये है कि जब इनको ही इशू किया जाएगा ना, तो इनकी कंपनी का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हाथों में नहीं जाएगा, डाइल्यूट नहीं होगा, इनके पास ही रहेगा। 5:1 का जैसे रेशो हो गया कि अगर 5 ओल्ड शेयर हैं तो उसके बदले में 1 न्यू और उनको इशू किया जा सकता है। जैसे किसी पर्सन के पास 50 शेयर हैं ओल्ड वाले, तो अभी उसको कितने शेयर वो और ले सकता है राइट इशू के थ्रू? 5:1 के प्रोपोर्शन से अगर उसके पास 50 शेयर हैं तो 50 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 10। इसका मतलब उसको 10 शेयर वो और ले सकता है राइट इशू वाली प्रोसेस के थ्रू। लास्ट पॉइंट इज EIPO। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है कि पब्लिक को ही, जो जनरल पब्लिक है उसी को ही शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटीज़। बट होता क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ऐसा किया जाता है। यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते हैं ये रजिस्टर्ड होने चाहिए,
ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होने चाहिए, और जो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे डील की जाएंगी वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी होनी चाहिए, तभी ऑनलाइन सेल परचेज होगी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक आईपीओज। नाउ सेकेंडरी मार्केट, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बता दिया था। So this is all for today. Thank you. Keep revising. In case of any doubt, you can text me in comment box.